वेलकम बैक। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसको कल हमने स्टार्ट किया था जैव विविधता से। तो सीधा अपन आते हैं प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो भारत की वनस्पति के बारे में हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करें टू द पॉइंट, उसमें आपको जो भी पढ़ना है हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर भेज दें, उस टॉपिक को हम तैयार रखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वन। और इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के साथ वन पढ़ेंगे, वन के साथ राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ेंगे, और वनों से संबंधित जितनी भी योजनाएं वो सब पढ़ेंगे। हम कहीं न कहीं इस प्रयास को निःशुल्क रूप से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक हमारा निवेदन है कि आप अगर YouTube पे वीडियो देखते हैं तो, बाकी नहीं देखते तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन देखते हैं तो ज़रूर एक लाइक दीजिएगा। यही हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी कि वीडियो देखें तो इसे ज़रूर लाइक करें। बिना लाइक किए उस यूट्यूब को आप ना छोड़ें, स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। स्टार्ट करेंगे राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति। तो मेरा एक सिद्धांत है, मैं बिना इतिहास के कभी भी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करता। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने से पहले अपन बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पूरे भारत की प्रथम वन नीति कब बनी? पूरे भारत की प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति। तो देखिए, प्रथम वन नीति के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। मैं भी आपको एक कन्फ्यूज़न डेटा ही बताऊंगा, आप कहेंगे ये गलत है, फिर भी हम उसको जस्टिफाई कर देंगे। भारत की प्रथम वन नीति बनी थी 1855 में। फिर समझ लें, भारत की प्रथम वन नीति बनी थी 1855 में, और इस प्रथम वन नीति को बनाने का काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारत की प्रथम वन नीति लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, लेकिन ये लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति बनाई थी वह केवल इमारती लकड़ी के संरक्षण के लिए बनी थी, इसलिए आधिकारिक नहीं थी। ये समझ लें, बनाने का कार्य लॉर्ड डलहौजी ने किया, लेकिन यह आधिकारिक वन नीति नहीं थी। इसी के आधार पर वो भी आधिकारिक नहीं था। भारत का पहला वन कानून, भारत का पहला वन कानून लिख रहा हूँ मैं, अधिनियम नहीं लिख रहा हूँ। इसी आधार पर भारत का पहला वन कानून बना था, वो 1865 में बना था, इसके 10 वर्ष बाद। तो ये दोनों आंकड़े आपको ज़रूर याद रखना, इतिहास है इसलिए, कि भारत की पहली वन नीति बनी थी 1855 में, और भारत का पहला वन कानून बना था 1865 में। लेकिन अब बात करें अपन आधिकारिक वन नीति, ये इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली आधिकारिक वन नीति कब बनी? तो भारत की पहली आधिकारिक वन नीति की बात करें, ऑफिशियल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो भारत की पहली आधिकारिक वन नीति बनी थी 1894। यहाँ से बहुत सारी गाइड में स्टार्ट यहाँ से होता है, लेकिन पहला प्रयास तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, तो आपको याद रखना ही है। तो भारत की पहली आधिकारिक वन नीति 1894 में बनी थी, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारी कमियां हों। और इसी वन नीति के आधार पर दूसरा बोले, प्रथम भारतीय वन अधिनियम, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना? इसको भी आपको याद रखना है। प्रथम भारतीय वन अधिनियम, देखिए इनमें डेटा ही डेटा है, और डेटा है तो कम से कम आपको अधिनियम डेटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रथम वन नीति 1894 आधिकारिक थी, और प्रथम वन अधिनियम बना था 1927 में, 1927 में। लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति पूछा जाए तो ये सबको याद है आपको, स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति है, वह लगभग सभी छात्रों को याद है। भारत 1949 में आज़ाद हुआ, तो कहीं न कहीं ये बनी थी 1952 में, 1952 में। और इसी वन नीति में कहा गया था कि जितना भी भूभाग है उसमें 33% भाग पर वन अनिवार्य है। ठीक है, 33% भूभाग पर वन अनिवार्य है। तो दो वन नीतियों की बात की। भारत की प्रथम वन नीति 1894 में,
लेकिन स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति की बात करें तो 1952 में। अब इसी में अपन ध्यान रखें, 1952 सन आए, तो इसी 1952 के आधार पर राजस्थान में आपको 2 सन ज़रूर याद रखने हैं। राजस्थान ने इसमें क्या कर लिया भाई, तो 1952 में कुछ कर तो नहीं लिया, लेकिन इसके 2 साल पहले एक आपको याद रखना है और 1 साल बाद 2 याद रखने हैं। यहाँ से आपको 2 साल कम कर देने हैं और यहाँ पे आपको 1 वर्ष जोड़ देना है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ मैं कौन सा सन लिखूँगा, 1950, और यहाँ पे कौन सा लिखूँगा मैं, 1953। ये दोनों सन, ये तो भारत के संदर्भ में है, लेकिन ये दोनों सन लिख रहा हूँ मैं वो राजस्थान के संदर्भ में लिख रहा हूँ। 1950 में क्या हुआ, तो 1950 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई। वन विभाग की स्थापना 1949-50 लिखा आता है, तो राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई। और 1953 में राजस्थान का पहला वन अधिनियम, राजस्थान का पहला वन अधिनियम लागू हुआ। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पहले से आपके पास नोट्स है तो उन पे बीच में ये लाइंस ऐड करते रहें। यही नोट्स बनाने का प्रमुख आइडिया है। अब इस 1952 की वन नीति को भारत सरकार ने फिर संशोधित किया और तब बन गई ये भारत की संशोधित वन नीति, भारत की संशोधित वन नीति। और जब भारत की संशोधित वन नीति की बात करें तो यह बनी थी 1988 में, 1988। तो 3 सन आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर मैं करेक्शन करवा देता हूँ, करेक्शन मतलब रिवीजन करवा देता हूँ। पहली वन नीति 1894, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952 में, और इसी वन नीति में संशोधन कब किया गया, 1988 में। अब नया प्रारूप बन रहा है, वो नया प्रारूप आएगा तब बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 1988 तक तो आगे, लेकिन इस 1988 से पहले 1980 में क्या हुआ वो बात कर ले अपन। 1980 में भारत सरकार ने एक एक्ट पारित किया था, उस एक्ट की भी बात करेंगे। उस एक्ट का नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट। देखो डेटा ही डेटा है इसमें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, इस एक्ट को पारित किया था 1980 में। अब इस एक्ट के तहत यह एक अधिनियम है। इस अधिनियम से भारत में 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित हुई। अपन ने एक टू द पॉइंट, हमारा एक प्लेलिस्ट है उसमें इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डाली हुई है। उसी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट को अपन नहीं पढ़ेंगे, जो अभी 16वीं आई थी वो आप उसको अलग से पढ़ लेना, उधर से उस प्लेलिस्ट में है। लेकिन इस अधिनियम से भारत में 2 प्रमुख संस्थाओं की स्थापना हुई। ये दोनों संस्थाएं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली संस्था का नाम है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, दोनों याद रखने हैं, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, वनस्पति अनुसंधान केंद्र। और ये केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है और कब स्थापित किया गया, तो 1980 के एक्ट में 1980 में ही भारत सरकार ने केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। और यह कहाँ पे है, लखनऊ में है, अभी भी लखनऊ में ही है वर्तमान में, ये ज़रूर याद रखें। तो इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट 1980 के तहत सबसे पहले 1980 में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और इसके 1 साल बाद 1981 में 1981 में केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, पहला वनस्पति था लेकिन अब है केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और यह कहाँ पे स्थापित किया गया, देहरादून में। तो ये दोनों ही संस्थाओं की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये अधिनियम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑर्डिनेंस एक्ट, एप्कोआ भी इसको बोलते हैं, एप्कोआ 1980, ठीक है। देहरादून, अब देहरादून इम्पोर्टेंट है जब अपन वन पढ़ रहे हैं। यह 1987 से 1987, स्थापना तो 81 में हुई,
लेकिन 1987 से प्रति 2 वर्ष यानी कि द्विवार्षिक, प्रति 2 वर्ष में वन प्रगति रिपोर्ट क्या जारी करता है, वन प्रगति रिपोर्ट जारी करता है। और अभी अभी 16वीं वन रिपोर्ट आई है जिसको कहा जाता है ISFR, ठीक है। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो अभी 16वीं वन रिपोर्ट है, वो अपन ने एक प्लेलिस्ट में डाली हुई है। 15वीं वन रिपोर्ट 12 फरवरी को लागू हुई थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो थे बेसिक जो ऑर्डिनेंस या भारत की बात करें। अब आ जाते हैं राजस्थान में वन संरक्षण। राजस्थान में वन संरक्षण। अब राजस्थान में वन संरक्षण की बात करें तो यहाँ मैंने लिखा है संरक्षण। रियासत काल में ये संरक्षण शुरू हुआ था। अब रियासतों की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में वनों को संरक्षित करने के लिए, जैसे भारत में लॉर्ड डलहौजी ने प्रयास प्रारंभ किया था, तो आपको 3 रियासतों के नाम ज़रूर याद रखने हैं। वह 3 रियासतें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 1901 में पहला प्रयास हुआ था, और 1901 में टोंक रियासत ने सबसे पहले शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। चिंता न करें, मेरी आवाज़ आएगी, कोई बात नहीं। शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली सबसे पहली रियासत कौन सी थी, टोंक थी। इसके 9 साल बाद यानी कि 1910 में यही प्रयास किया था जोधपुर रियासत ने। 1910 में जोधपुर रियासत ने प्रयास किया और जोधपुर रियासत ने शिकार एक्ट एवं वन संरक्षण अधिनियम लागू किया। शिकार एक्ट और शिकार एक्ट के साथ वन संरक्षण अधिनियम, जोधपुर रियासत। और तीसरे नंबर पे आती है 1935, और 1935 में ये प्रयास किया था अलवर रियासत ने। अब अलवर ने क्या किया था, तो वन संरक्षण अधिनियम या वन कानून बनाया था। लेकिन आपको ये 3 चीज़ें क्रमानुसार ज़रूर याद रखनी है कि राजस्थान में रियासतों द्वारा प्रयास किया गया तो कौन कौन सी रियासतें थी। सबसे पहले टोंक ने, फिर जोधपुर ने, फिर अलवर ने, और शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी टोंक थी। अब इतना पढ़ने के बाद संरक्षण की बात करें तो संरक्षण में अब राजस्थान के वन कितने उसकी बात करेंगे। तो राजस्थान के वन कितने हैं, तो अपन ने पहले ISFR पढ़ लिया था। राजस्थान में भारत का जो क्षेत्रफल है, फिर खास बातें बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष कितने वन हैं। भारत के क्षेत्रफल के सापेक्ष राजस्थान में कितने वन हैं, तो राजस्थान में 0.99% वन है। पहला आंकड़ा याद रखना है। दूसरा है राजस्थान में भारत के वन के सापेक्ष, भारत के वन के सापेक्ष कितने वन हैं, 4.86%। और राजस्थान के क्षेत्रफल के मुकाबले, राजस्थान के क्षेत्रफल के मुकाबले राजस्थान में कितने वन है, तो अभिलेखित आंकड़ा अलग है, 7.22 अभिलेखित %। और कुल वन की बात करें तो 9.57% है। और राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन कितने हैं, तो 0.04 हेक्टेयर इतने ही उपलब्ध हैं। इसको भी आपको याद रखना है। अब राजस्थान में वनों का वर्गीकरण करें। अब वन वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान में वन कितने प्रकार के हैं। यहाँ पे वन वर्गीकरण की बात करें तो 3 आधार बताए गए हैं। किस आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, तो सीधे 3 आधार कौन कौन से हैं, इसमें अपन अलग अलग चर्चा करेंगे। वनों के वर्गीकरण के 3 आधार कौन कौन से बताए गए, तो वनों के वर्गीकरण के 3 आधार हैं। प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, प्रशासनिक आधार पर। दूसरा है वृक्षावरण के आधार पर या वनावरण के आधार पर। और तीसरा है जलवायु के आधार पर। तीनों ही प्रकार के वन पूछे जा सकते हैं। अपन पहला पढ़ेंगे प्रशासनिक आधार पर, ये आपको याद रखना है। बाकी आज के टॉपिक में अगर तीनों हो जाते, तीनों कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें प्रशासनिक आधार पर वन कितने हैं, तो प्रशासनिक आधार पर वन पढ़ने के लिए अपन को 2 चीज़ों की ध्यान रखना है। वो 2 चीज़ें क्या, वो समझ लें कि होते क्या हैं, प्रशासन ने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। तो इसका वर्गीकरण 2 चीज़ों पर है। एक तो है लकड़ी काटना और दूसरा है पशु चराना। लाइसेंसिंग प्रथा, लाइसेंस होना चाहिए, पशु चारण। अब इसको मैं लिखूंगा नंबर 1
और लिखूँगा नंबर 2। पहला पॉइंट है लकड़ी काटना और पशु चराना। अब इन तीनों की बात करें तो इसी आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट कितने हैं, तो सबसे पहला आता है आरक्षित वन। रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोलते हैं आरक्षित वन। और इस आरक्षित वन की बात करें तो आरक्षित वन पूरे राजस्थान में कितने हैं, तो आरक्षित वन की प्रतिशत है 38.11%। और सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कौन से ज़िले में है, तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है उदयपुर ज़िले में। तो दूसरे नंबर पर आते हैं। अब होते क्या आरक्षित वन, नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि लकड़ी काटना और पशु चराना, दोनों पे सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। तो नंबर 1 और नंबर 2 पे पूर्ण प्रतिबंध है, इसका मतलब ये आरक्षित वन की श्रेणी में आएंगे। दूसरे नंबर पर है रक्षित वन। रक्षित वन का प्रतिशत कितना है, 55.64%, 55.64%। और यह सर्वाधिक कौन से ज़िले में है, तो यह सर्वाधिक 12 ज़िले में। आरक्षित वन उदयपुर में सर्वाधिक है, रक्षित वन 12 में सर्वाधिक है, नंबर 1 और नंबर 2 पे आंशिक प्रतिबंध है। मतलब आप सरकार की परमिशन लेकर लकड़ी काटना या पशु चारण का कार्य कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं, वह है नॉन क्लासिफाइड यानी कि अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं, तो नंबर 1 और नंबर 2 पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप मर्जी चाहे वो वन में जाके करिए। और इनका परसेंट है 6.25%। और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ पे हैं, तो अवर्गीकृत वन कहाँ पे हैं, चूरू में है। तो अब यहाँ थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आरक्षित वन सर्वाधिक उदयपुर में है, रक्षित वन हट गया तो 12 हो गया। और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कौन से ज़िले में, चूरू में है, उदयपुर 12 चूरू। सबसे ज़्यादा वन कौन से, ऐसा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा वन राजस्थान में कौन से हैं, रक्षित वन है। और न्यूनतम पूछे तो अवर्गीकृत वन। प्रशासनिक आधार पर सबसे ज़्यादा कौन से वन है, रक्षित वन। और प्रशासनिक आधार पर सबसे कम वन की बात करें तो प्रशासनिक आधार पर सबसे कम वन कौन से हैं, तो सबसे कम वनों में कौन सा आएगा, अवर्गीकृत वन। अब ये तो हो गया प्रशासनिक आधार पर वन। अब दूसरे पे चले, वृक्षावरण के आधार। वृक्षावरण के आधार पर बात करें तो यहाँ वनस्पति कितनी है, मतलब वनस्पति का आवरण कितना है, उस वनस्पति के आवरण के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं। तो वनस्पति के आवरण की बात करें तो देख लीजिए, ये कोई एक क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र में पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, इसके भी 3 भाग हैं, तीनों भागों की बात करेंगे अपन। एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मान लीजिए न्यूनतम से लगाकर 10% हिस्सा यही वनस्पति से ढका हुआ है, तो यह कहलाता है बंजर वन। तो बंजर वन किसे कहते हैं, तो ऐसा आवरण जिसमें न्यूनतम से 10% तक वृक्षारोपण पाया जाता है, वह बंजर वन कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा बंजर वन है पश्चिमी राजस्थान। सबसे ज़्यादा बंजर वन पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो आपने ये पश्चिमी राजस्थान के कुछ मरुस्थलीय ज़िले यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आए तो 10 से थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन कितने परसेंट तक, 40% तक। अब 10 से 40% है, उसको बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट, और इसको बोला जाता है खुले वन। खुले वन के लिए क्या मैंडेटरी शर्तें, 10 से 40% वृक्षावरण, 10 से 40% तो वो खुले वन में आएगा। और 40% से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, उनको बोलेंगे सघन वन। और सघन वन का क्राइटेरिया क्या होगा, 40% से ज़्यादा वनावरण है तो वो कौन सा आएगा, सघन वन में। खुले वन कहाँ पाए जाते हैं, अरावली के ढालों पर, अरावली के ढालों पर पाए जाते हैं। और सघन वन की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और साथ में माउंट आबू का इलाका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वृक्षावरण के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट आता है जलवायु के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का लास्ट अपन वर्गीकरण करते हैं जलवायु के आधार पर, ये इम्पोर्टेंट है।
राजस्थान में जलवायु के आधार पर वन। अभी आप भारत का वर्गीकरण पढ़ चुके होंगे जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे। एक यहाँ पे भी मैंने एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है, वो पैटर्न समझ लें। राजस्थान, ये तो राजस्थान में जैसे जैसे हम यहाँ से इधर यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा है वह बढ़ती जाती है। तो वर्षा की मात्रा के आधार पर ही कह सकते हैं। तो और दूसरा, इधर से इधर आए तब भी वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो इसी आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया है। इसको थोड़ा सा समझ लें किस आधार पर। पहला है वर्षा की मात्रा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इससे थोड़ा अधिक बढ़ा दें तो वो बारिश हो जाती है 50 सेंटीमीटर, लेकिन 50 से ज़्यादा, लेकिन 80 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसके बाद बात करें 80, अब 20-20 जोड़ते जाना। 80 से 100 सेमी, फिर हो जाएगा 100 से 120 सेंटीमीटर, और फिर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा। अब जलवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वह वर्गीकरण है वो लगभग इन्हीं वर्षा की मात्रा पर आधारित हैं। 30 से कम, 50 से 80, फिर 80 के बाद 20-20 तोड़ते जाइए। 80 से 100, 100 से 120 और 120 से ज़्यादा। अगर इस आधार पर बात करें तो राजस्थान में किस किस प्रकार के वन हैं और इनके वर्गीकरण को क्या नाम दिया है, तो बहुत आसान है इसको समझना भी। सबसे पहले बात करें कि जहाँ पे 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब समझ लीजिए कि वो क्षेत्र है वो शुष्क है। शुष्क है तो शुष्क शब्द लगा दिया। और यहाँ उगने वाली वनस्पति कैसी होगी, कांटेदार होगी। तो इस प्रकार को वन को नाम दिया गया है शुष्क कांटेदार वन। और यहाँ पे भी जो भी वनस्पति पाई जाएगी, वनस्पति, वह कहलाएगी मरुद्भिद। किस नाम से जानी जाएगी, मरुद्भिद के नाम से। और सर्वाधिक ऐसी संभावनाएं कहाँ होती है, पश्चिमी राजस्थान में। तो शुष्क कांटेदार वन है वह पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और यहाँ बारिश कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर की होती है। अब दूसरे की बात करें, 50 से 80 बारिश की मात्रा बढ़ गई। अब इन वनों की बात करें तो ये 6.28% है, पहले वाले वन। अब दूसरे वन की बात करें, 50 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर होगा तो ये उष्ण ही। यहाँ मैंने लिख दिया उष्ण। उष्ण के साथ मैंने जोड़ दिया कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय। और यहाँ सर्वाधिक एक वृक्ष पाए जाते हैं दोकड़ा के, इसलिए इसका नाम हो गया दोक वन। तो दूसरे प्रकार के वनों की बात करें तो यह बन गया उष्ण कटिबंधीय दोक वन। क्या शर्त है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। यह वन सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी अरावली के ढालों पर। दक्षिणी पूर्वी अरावली के ढालों पर, ठीक है, ढालों पर, उनकी चोटियों पर नहीं, ठीक है ना, अरावली के ढालों पर। और इसकी विशेषता क्या है, दोकड़ा के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इनको दोकड़ा वन भी कहा जाता है। दोकड़ा के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था, ऐसा कौन सा अभयारण्य है जहाँ पे दोकड़ा के वृक्षों की अधिकता है, तो वह कौन सा है, केला देवी। केला देवी अभयारण्य। दोकड़ा के वनों हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, केला देवी अभयारण्य। और सर्वाधिक करौली में पाए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसकी प्रतिशत की मात्रा की बात करें तो ये पूरे राजस्थान में 58.11% है। स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, हो सकता है काम आ जाए आपके। अब तीसरे नंबर की बात करें तो बारिश की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई, उष्णता तो रहेगी, तो इसका नाम हो जाएगा उष्ण, जोड़ना ही है, कटिबंधीय, जोड़ना ही है, उष्ण कटिबंधीय। लेकिन बारिश की मात्रा बढ़ गई इसलिए बहुत सारे प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ वर्ड लग गया मिश्रित। सभी प्रकार के वृक्ष हैं और यहाँ पे मिश्रित के साथ एक जोड़ दिया, पतझड़ी, मिश्रित पतझड़ी वन। तो अब नाम क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ी वन। अब यहाँ सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा है इसलिए इनको कभी कभी मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछा जाता है किसके नाम से,
तो सबसे ज़्यादा ये कौन से ज़िलों में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ये सवाई माधोपुर, ठीक है, नंबर 1 जिला। इसके बाद आता है जयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर और टोंक। इन 3 जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इसी प्रकार में एक नाम आता है सालर वन, और सालर वन के बाद आता है डाक वन, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सालर वन कहाँ पे पाए जाते हैं सर्वाधिक? उदयपुर। ये इसी प्रकार के वनों में शामिल है। मिश्रित पतझड़ी वन है और डाक वन है, वह सबसे ज़्यादा राजसमंद में पाए जाते हैं। तो सालर वन और डाक वन कहीं न कहीं उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ी वन की ही एक श्रेणी है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगले में आएंगे 100 से 120। 100 से 120 की बात करें, अब 80 से 100 वाले ये हैं 28.38%, ठीक है। 100 से 120 वाले हैं केवल 7%, और 120 से है वो 0.39%, 0.39% पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस प्रकार के वनों को नाम दिया गया है शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। अब सागवान शब्द आया तो यहाँ पे सागवान के वृक्षों की अधिकता है। सागवान के वृक्ष कहाँ पे हैं? दक्षिणी राजस्थान में। तो यह वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और इसको चौड़ी पत्ती वाले सागवान के वन कैसे होते हैं? चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, तो इसे चौड़ी पत्ती वाले वन के नाम से भी जाना जाता है। अब सागवान शब्द आया तो सागवान के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो सीता माता अभयारण्य, ये सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभयारण्य। ये भी आपको याद रखना है। 120 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो जाए तब इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। अब बारिश ज़्यादा है तो यहाँ पे नमी हमेशा बनी रहेगी, इसलिए यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष कैसे होंगे? सदाबहार, इसलिए नाम जुड़ गया उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। यह राजस्थान में सबसे कम है, न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। और यह वन कहाँ पाए जाते हैं? केवल माउंट आबू में। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में ही पाए जाते हैं। और माउंट आबू में पाए जाते हैं, यहाँ पे 2 घास है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आज का बेसिक वनों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आपको क्या याद रखना है फिर मैं बता देता हूँ। केला देवी अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दोकड़ा के वृक्षों के लिए। सीता माता किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो सीता माता सागवान के वनों के लिए। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो दोकड़ा वाले वन। और सबसे कम पाए जाने वाले वन कौन से हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो आज वनों का वर्गीकरण पढ़ लिया, कल इसी को आगे बढ़ाएंगे। वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। किसी हमारे स्टूडेंट ने कहा था सर प्राकृतिक वनस्पति को थोड़ा डिटेल से पढ़ाएं, तो एक भाग हमने सुबह ही डाला था आज जैव विविधता। उन जैव विविधता की बात की थी अपन ने। अब कल बात करेंगे अपन वनों में पाई जाने वाली वनस्पति। इसका नेक्स्ट भाग ज़रूर देखिए। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।